Assalamu alaikum. My name is Shahtaj Rafiq. I am the member of Group 4. Today, the topic of our discussion is psychological skill training and arousal regulation. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग। सबसे पहले हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे कि इसमें हमने कौन कौन सी हेडिंग को कवर करना है। हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग या फिर पीएसटी। पीएसटी रेफर टू प्रैक्टिस ऑफ मेंटल और साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग इंजॉयमेंट और एक्टिविटी सेल्फ सेटिस्फिकेशन। मीन्स दैट जो पीएसटी है वो एक प्रैक्टिस है मेंटल साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंजॉयमेंट को बढ़ा देते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं जिससे सेल्फ सेटिस्फिकेशन हो। मीन्स दैट अगर एक एथलीट है, उसने कोई भी किसी भी कंपटीशन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम हुई है, लैक हुई है, मतलब वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका, तो जाहिर सी बात है उसकी सेल्फ सेटिस्फिकेशन डिस्टर्ब होगी, वो अपनी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो पीएसटी में हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस होती है परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो प्रैक्टिस किस तरीके से होती है कि उसमें हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, इंजॉयमेंट वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं, हम सेल्फ सेटिस्फिकेशन वाली एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। जिससे ये होता है कि जब एथलीट दोबारा से उससे सेल्फ सेटिस्फाइड होगा, उसे अपने पे यकीन होगा और उसकी जब वो मेंटल तौर पर स्टेबल होगा, तो फिर जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, कि पीएसटी इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है यू वॉकड ऑफ अ प्लेइंग फिट इन डिस्कस आफ्टर लूजिंग अ गेम यू बिलीव यू शुड हैव डन। मीन्स दैट कि आप जो हैं वो जब भी कोई गेम लूज़ करते हैं और आप फिर उस ग्राउंड से गुस्से से आप चले जाते हैं, ना कुछ देखे बगैर, मतलब गुस्से से चले जाते हैं, आप फिर आप तो ये सोचते हैं कि जो आपने किया है वो आपने ठीक किया। तो ये भी एक मेंटली डिस्टर्बेंस है। ऐसी डिस्टर्बेंस को, ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम पीएसटी यूज़ करते हैं। पीएसटी में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं जिससे हम इस तरीके से जो मेंटली रिलैक्सेशन है वो हम एथलीट को देते हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है ही चोक एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन कंपटीशन। मीन्स कि आप कंपटीशन में किसी क्रिटिकल पॉइंट पे फंस जाते हो, आप फैसला नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है। यू फेल डिप्रेस्ड बिकॉज यू वर नॉट रिकवरिंग क्विकली इनफ फॉर एन इंजरी। जब आप एक एथलीट को या आप एथलीट को इंजरी होती है तो वो डिप्रेशन में जा जाता है कि उसकी इंजरी ठीक नहीं हो रही, वो जल्दी रिकवर नहीं कर रहा है, उसे इस बात से भी प्रॉब्लम हो रही होती है। वो फिर जब वो डिप्रेशन में जाएगा, फिर बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसी बात है उसकी रिकवरी कैसे होगी इतनी जल्दी। तो ये भी उसकी मेंटली डिस्टर्बेंस है। यू लैक द डिज़ायर और मोटिवेशन टू एक्सरसाइज। मीन्स कि आपको आपकी वो मोटिवेशन नहीं रही एक्सरसाइज करने में, आप एक्सरसाइज तरीके से नहीं करते हो। योर माइंड वॉन्डर्ड ड्यूरिंग अ गेम, मतलब आप जब आप गेम खेल रहे होते हो तो आपका माइंड जो है वो गेम पे नहीं होता, आप इधर उधर के ख्यालों में इधर उधर के ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होते हैं। यू बिकम एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड विद योर परफॉर्मेंस एंड पुट योर सेल्फ डाउन। मीन्स आप अपन जब आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं हो रही तो बजाय इसकी कि आप अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को कोशिश करो आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, आप इसमें आप गुस्सा हो जाते हो कि मेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही, अपनी परफॉर्मेंस से गुस्सा हो जाते हो, अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, फिर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है अपने आप को डाउन करना शुरू कर देते हो। ये बजाय इसके कि अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड करो, अपने आप को मोटिवेट करके परफॉर्मेंस को बढ़ाओ। तो ये सारी जो डिस्टर्बेंस है ये मेंटल डिस्टर्बेंस है। मीन्स कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक एथलीट फेस करता है। तो इसको डील करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को, इन हालात को डील करने के लिए हम पीएसटी यूज़ करते हैं, पीएसटी एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सेकंड पॉइंट था कि चॉक एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन कंपटीशन, कि आप कंपटीशन में किसी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पे फंस जाते हैं जिसमें आपको फैसला नहीं कर पाते, तब आप तो ये तो एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट की बात कर लो, तो उसमें लास्ट में अगर आपको जो लास्ट ओवर है, आप इमेजिन करो कि मैच है वो बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में है, मतलब लास्ट ओवर है और 6 रन चाहिए 6 बॉल पे, तो फिर उस टाइम कैप्टन की जो एबिलिटी है, मेंटली एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैप्टन को उस टाइम स्ट्रांगली बिहेव करे, उसे पता हो कि मैंने इस टाइम किसको ओवर देना है जो इसको मैनेज कर पाएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद प्लेयर्स की बात आती है। प्लेयर जो उस टाइम लास्ट ओवर कराएगा उसकी मेंटल सिचुएशन क्या होगी कि वो उसे पता हो कि उसने किस तरीके से बॉल करानी है, किस तरीके से बैट्समैन को मैनिपुलेट करना। तो अगर उन्हें ही नहीं पता होगा, वो ही फैसला नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन को लूज़ ही करेंगे ना। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम PSG को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिथ्स। बेसिकली 4 मिथ्स यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। ये मोस्ट कॉमन मिथ्स हैं। फर्स्ट है PSG इज़ फॉर प्रॉब्लम एथलीट ओनली, कि जो PSG है सिर्फ एथलीट्स की प्रॉब्लम के लिए है। तो एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। इसमें क्या है कि मैनी पीपल रॉन्गली थिंक दैट ऑल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वर्क विद एथलीट्स हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं, इनकी ये बहुत गलत सोच है। वो कहते हैं कि जो जितने भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन्हीं एथलीट के साथ काम करते हैं जिन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। However, only about 10% of athletes exhibit behavior and mental disorder that require the expertise of a clinical sports psychologist। हालांकि सिर्फ 10% एथलीट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जिबिट बिहेवियर और मेंटल डिसऑर्डर्स की कोई प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन्हें एक एक्सपर्ट की या क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। मोस्टली पीपल, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे एथलीट्स ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करें जिन्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू हो या जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। मोस्टली पीपल अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए, अपनी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मिथ 2 में क्या है कि PSG इज़ फॉर एलाइड ट्रेनिंग ओनली, कि जो PSG है ये सिर्फ एलाइड ट्रेनिंग के लिए। एलाइड मीन्स होता है सुपीरियर या कोई ऐसी चीज़ जो जिसका लेवल हाई हो, ठीक है। तो PSG इज़ फॉर एलाइड ट्रेनिंग ओनली, कि जो PSG है सिर्फ एलाइड ट्रेनिंग के लिए है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली फॉर द एलाइड, कि जो PSG है ये सिर्फ एलाइड के लिए नहीं है। एलाइड मीन्स इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इस एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक गेम होती है ना, कि ऐसे गेम्स जो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जो ज़्यादा लोगों में मकबूल है या जो ज़्यादा लोगों को पसंद होती है, ज़्यादा देखी जाती है, सिर्फ PSG उन्हीं एथलीट के साथ काम, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सिर्फ उन्हीं एथलीट के साथ काम करें जो सिर्फ उन स्पेसिफिक गेम्स में होते हैं। और ऐसे गेम्स जो उन्हें लोग बहुत कम देखते हैं, या ऐसी गेम्स लोग बहुत जानते ही नहीं हैं, बहुत कम जानते हैं, तो जो उन गेम्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम ना करें, उनके साथ भी उनकी कोई ट्रेनिंग ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। और ये भी, इसमें ये चीज़ भी आ सकती है कि जो ऐसे होता है ना कि जो मोस्टली ऐसे प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के भी कोई लेवल्स होते हैं। कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो हाई लेवल परफॉर्मेंस देता है, और कुछ जो है वो बहुत लो लेवल परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये भी, इसमें ये चीज़ भी आती है कि जो PSG है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ जो एलाइट होंगे या जो सिर्फ सुपीरियर होंगे, जो अच्छे प्लेयर होंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ अप्लाई की जाएगी। जो लो परफॉर्मेंस वाले होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होगी, जो इतने हाई लेवल के नहीं होंगे या जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, उनके साथ कोई PSG परफॉर्म नहीं की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत गलत है, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। डेडिकेट प्रोफेशनल वर्क टू हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। जो PSG है वो डेडिकेट करती है प्रोफेशनल वर्क को और हेल्प करती है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में और पर्सनल ग्रोथ में। एक एथलीट की पर्सनल ग्रोथ के लिए, एक एथलीट की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए भी हम PSG को यूज़ करते हैं। और ये जो एथलीट है उसकी प्रोफेशनल वर्क को डेडिकेट करती है, उसको इन्हांस करती है। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक एथलीट के साथ काम ही इस तरह से करता है कि उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो, उसकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। नेक्स्ट है मिथ 3 है PSG प्रोवाइड क्विक फिक्स सोल्यूशन। ये भी कि जो PSG है वो बहुत जल्दी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, बहुत जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इसमें क्या है
Many people mistakenly think that sports psychology offer a quick fix to psychological problem. कि जो मोस्टली पीपल ये सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो सॉल्व बहुत क्विक, बहुत जल्दी से सॉल्व करती है, बहुत जल्दी से फिक्स करती है. तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. एक्चुअली साइकोलॉजिकल स्किल्स टेक टाइम एंड प्रैक्टिस टू डेवलप. कि साइकोलॉजिकल स्किल, एक एथलीट में साइकोलॉजिकल स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस, उसको प्रैक्टिस करवाने में टाइम लगता है, उसकी प्रैक्टिस में टाइम लगता है. तो एंड पीएसटी इज़ नॉट मैजिकल. इट वुड नॉट टर्न एन एवरेज प्लेयर इनटू सुपीरियर. और पीएसटी कोई मैजिक नहीं है, या कोई ये नहीं है कि बहुत जल्दी एक लो लेवल प्लेयर को हाई लेवल पे ले जाएगी, या एक एवरेज प्लेयर को हम सुपरस्टार बना देगी. तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. पीएसटी साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है, एक स्किल है जो एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में हेल्प करती है. ये नहीं है कि अगर एक एथलीट है वो बहुत एवरेज प्लेयर है लेकिन पीएसटी देने के बाद वो सुपरस्टार बन गया है, वो बहुत जल्दी से उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है, तो ये भी एक स्किल है. पीएसटी भी एक ट्रेनिंग है जो एक एथलीट को दी जाती है. उसकी जो उसे प्रॉब्लम आ रही होती हैं, उसे अपने परफॉर्मेंस में उसके जो मुश्किलात पेश हो रही होती हैं उसको सॉल्व करने में उसकी हेल्प करता है. ये नहीं है कि ये कोई मैजिक है जो एथलीट के साथ किया जाएगा और एथलीट जो एवरेज एथलीट हैं वो सुपरस्टार बन जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. नेक्स्ट है मिथ 4 है पीएसटी इज़ नॉट यूज़फुल. ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो पीएसटी है वो यूज़फुल नहीं है. इसमें क्या है कि सम पीपल थिंक दैट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ होकस पोकस हैविंग नथिंग पॉजिटिव टू ऑफर. कि जो मोस्टली लोग समझते हैं, ये कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो फजूल है. होकस पोकस का मतलब होता है फजूल एमी. हैविंग नथिंग पॉजिटिव टू ऑफर, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ये सब कुछ फजूल है. However, substantial scholarly research as well as anecdotal reports from athletes and coaches indicate that psychological skills do in fact enhance performance. बहुत सी रिसर्च, सब्सटेंशियल मीन्स होता है काफ़ी, स्कॉलरी रिसर्च मतलब बहुत सी इल्मी रिसर्चेस और एनेक्डोटल रिपोर्ट्स. एनेक्डोटल का मतलब होता है अफसाना या कहानी या कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स फ्रॉम एथलीट्स एंड कोचेज़. मतलब कोचेज़ और एथलीट्स की कहानियों से या अफसानों से या उनकी ज़िंदगी से, उसके बाद कोई ऐसे डिफरेंट रिसर्चेस से ये प्रूव हुआ है कि जो पीएसटी है वो यूज़फुल है. पीएसटी एक एथलीट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है. तो ये चीज़ बहुत गलत है जो आजकल सोची जाती है. मोस्टली लोग समझते हैं कि जो पीएसटी है ये कोई इफ़ेक्टिव नहीं है या इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये फजूल है. पीएसटी एथलीट्स के साथ काम ही उस पर इसलिए किया जाता है, पीएसटी अप्लाई ही इसलिए की जाती है कि वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाए, एथलीट की परफॉर्मेंस इन्हांस हो इससे. ठीक है. इसके आगे है कि एट द सेम टाइम द रिसर्च आल्सो शो दैट इफेक्टिव पीएसटी एफर्ट मस्ट बी कैरिड आउट इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म. एट द सेम टाइम, और मतलब उसी एट द सेम टाइम रिसर्च शो डैट कि इफ़ेक्टिव पीएसटी, जो इफ़ेक्टिव पीएसटी वही होती है जो सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई की जाए, सिस्टमेटिक फॉर्म में अप्लाई की जाए या कैरिड की जाए सिस्टमेटिक फॉर्म में. फॉर एग्ज़ाम्पल के सिस्टमेटिक ये है कि पीएसटी के लेवल्स होते हैं, उसको एक सिस्टमेटिकली लेवल्स के थ्रू उसको अप्लाई किया जाए, उसको कैरिड किया जाए, तब ही पीएसटी इफेक्टिव होगी. ये नहीं है कि उसको इनफॉर्मली तरीके से अप्लाई किया जाए तो वो पीएसटी का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, पीएसटी इफेक्टिव नहीं होगी, उसकी कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो बेहतर जो पीएसटी है, वो जो पीएसटी, अगर आप इफेक्टिव पीएसटी चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि वो सिस्टमेटिकली कैरिड की जाए या सिस्टमेटिकली अप्लाई की जाए, ना कि इनफॉर्मली तरीके से. नेक्स्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट पीएसटी. इसमें क्या है
कि people don't enter the world equipped with mental skill. It is a misconception that champion are born other than made. कि इसमें कहते हैं कि जो लोग हैं वो पैदा ही मेंटल स्किल के साथ नहीं होते, पैदा ही टैलेंटेड नहीं होते, पैदा ही वो चैम्पियन नहीं होते। उन्हें ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो चैम्पियन है वो पैदा होते हैं रादर दैन मेड। कि पीपल सोचते हैं कि जो चैम्पियन होते हैं वो पैदा ही चैम्पियन होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। चैम्पियन पैदा होते ही, कोई भी इंसान है वो पैदा होते ही चैम्पियन नहीं होता, उसको चैम्पियन बनाया जाता है। वो अपनी मेहनत से, अपनी हार्डवर्क से चैम्पियन बनता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो इक्वली पैदा होता है। तमाम इंसान इक्वली पैदा होते हैं, कोई भी चैम्पियन या कोई भी हाई अपर लेवल लो लेवल नहीं होता। तमाम इंसान बराबर पैदा होते हैं, इक्वली कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं। वो इंसान का अपना टैलेंट होता है, इंसान की अपनी मेहनत होती है कि कोई चैम्पियन बनता है या कोई अपनी स्किल और परफॉर्मेंस देता है अपनी। तो इसमें क्या है, वी आर ऑल बॉर्न विद सर्टेन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन बट स्किल कैन बी लर्न एंड डेवलप। कि हम तमाम लोग पैदा होते हैं एक सर्टेन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन के साथ। कि हम तमाम लोग ही किसी न किसी डिस्पोजिशन के साथ एक किसी न किसी काम में या किसी न किसी स्किल में हमारी इतनी कोई स्किल लैक होती है, कोई स्किल कम होती है, किसी में हम अच्छे होते हैं, किसी में हम बुरे होते हैं। ये नहीं होता कि तमाम इंसान हर चीज़ में परफेक्ट होता है। तो जो डिस्पोजिशन होती है ये हम बचपन से ही हमारी किसी न किसी स्किल में होती है। तो ये इंसान की अपने पे डिपेंड करता है, ये इंसान अपने डिपेंड करता है कि वो उसको लर्न करे और डेवलप करे। अगर कोई स्किल इंसान में पैदा हुआ है तो उसमें कोई स्किल नहीं है तो वो इंसान के अपने पे है कि वो इंसान जब उसको सीखे उसको अपने में डेवलप करे। ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो इंसान जिसके पास एक ख़ास स्किल नहीं है तो वो बस उसके पास नहीं है, उसके लिए वो मेहनत भी नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। सम एथलीट्स डू पोसेस एक्सेप्शनल फिजिकल स्किल, दे हैड टू वर्क हार्ड टू डेवलप देयर टैलेंट। कि कुछ एथलीट ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक्सेप्शनल फिजिकल स्किल के मालिक होते हैं। पोसेस मतलब होता है मालिक होना, कि वो एक्सेप्शनल फिजिकल स्किल्स के मालिक होते हैं। फिर वो अपनी हार्ड वर्क के ज़रिए अपने टैलेंट को डेवलप करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, अपने टैलेंट को इन्हांस करते हैं, टैलेंट को बढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जो इंसान है वो चैम्पियन पैदा होते हैं, बल्कि इंसान चैम्पियन पैदा नहीं होते, इंसान चैम्पियन बनाए जाते हैं। वो अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से चैम्पियन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फेजेस ऑफ PhD। देयर आर 3 फेजेस ऑफ PhD: एजुकेशन फेज, प्रैक्टिस फेज एंड एक्विजिशन फेज। ठीक है, फर्स्ट है एजुकेशन फेज। इन द एजुकेशन फेज पार्टिसिपेंट क्विकली रिकग्नाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू acquire PhD and how the skill affect performance। कि एजुकेशन फेज, इसमें एजुकेशन फेज है, इसमें जो ये प्रॉपरली बेस करता है एजुकेशन पे। इसमें पार्टिसिपेंट को, जो साइकोलॉजिस्ट है वो पार्टिसिपेंट को PhD के बारे में बताता है कि PhD होती क्या है, PhD किस तरीके से परफॉर्म कराई जाती है, PhD उसकी स्किल को किस तरीके से इन्हांस करती है और PhD क्यों ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें एजुकेशन फेज़ में हम पार्टिसिपेंट को बताते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन फेज़ में पार्टिसिपेंट को तमाम PhD के बारे में आगाह करते हैं। ठीक है, द यूजुअली वे टू अकम्प्लिश दिस इज़ बाय सिंपली आस्किंग पार्टिसिपेंट हाउ इम्पॉर्टेंट दे थिंक द मेंटल साइड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज़। कि इसमें ये जो यूजली आम तौर पर इसका तरीका है अकम्प्लिश करने का वो इस तरह है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन करता है, उससे पूछता है कि उसके नज़दीक किस तरीके से, उसके नज़दीक जो मेंटल साइड है, उसकी मेंटल साइड ऑफ स्पोर्ट परफॉर्मेंस वो क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है। कि जो उसकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए जो उसकी मेंटल साइड है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, वो उसके बारे में क्या सोचता है। तो एजुकेशन फेज में ये प्रॉपर एजुकेशन बेस है। इसमें सिर्फ हम नॉलेज देते हैं, पार्टिसिपेंट को बताते हैं कि PhD के बारे में, PhD होती क्या है और उसको PhD के बारे में आगाह करते हैं। सेकंड फेज है प्रैक्टिस फेज।
द प्रैक्टिस फेज हैज़ 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू ऑटोमेट स्किल थ्रू ओवर लर्निंग, के स्किल को बढ़ाते हैं किसके थ्रू, ओवर लर्निंग के थ्रू। प्रैक्टिस फेज में उन्हें ओवर लर्निंग के थ्रू एथलीट में उसकी स्किल्स को बढ़ाया जाता है, ऑटोमेट किया जाता है। To teach people systematically integrate psychological skill into their performance situation, कि लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपनी परफॉर्मेंस में अपना साइकोलॉजिकल स्किल को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस में साइकोलॉजिकल स्किल को यूज़ कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, कि सिस्टमेटिकली किस तरीके से लोग अपनी परफॉर्मेंस में अपनी कोई भी सिचुएशन है या कोई भी जिसने मतलब कोई भी सिचुएशन है जिसमें उन्होंने परफॉर्म करना है, तो अपनी साइकोलॉजिकल स्किल को किस तरीके से यूज़ करेंगे उसमें सिस्टमेटिकली, तो ये प्रैक्टिस फेज में सिखाया जाता है। थर्ड है टू स्टिमुलेट स्किल पीपल विल वांट टू अप्लाई इन एक्चुअल कंपटीशन। अच्छा, सेकंड पॉइंट में ये हुआ कि लोगों को सिखा दिया गया कि वो किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस में स्किल को यूज़ करें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में ये उन्होंने बताया कि स्टिमुलेट स्किल परफॉर्मेंस विल वांट टू अप्लाई इन एक्चुअल कंपटीशन, के जब कोई एथलीट अपना एक्चुअल कंपटीशन में कम्पीट कर रहा हो तो वो किस तरीके से अपने जो साइकोलॉजिकल स्किल्स सीखी है उसको स्टिमुलेट किस तरीके से करे, उसको किस तरीके से स्टिमुलेट करता मतलब होता है मतलब तसलसल या उसको बरकरार रखे कि वो किस तरीके से अपनी साइकोलॉजिकल स्किल जो उसने सीखी है उसको किस तरीके से अपने एक्चुअल कंपटीशन में भी उसको यूज़ करे, तो ये प्रैक्टिस फेज में आता है। अच्छा, एक्विजिशन फेज में हम जो स्ट्रैटेजीज और टेक्निक यूज़ करते हैं ना वो दो तरीके से करते हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग के तरीके से, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट हमने दोनों पहले डिस्कस की हुई हैं। क्लासिकल में ये होता है कि हम कंडीशनिंग के थ्रू कोई भी बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करवाते हैं, कोई भी बिहेवियर की मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम नेचुरल स्टिमुली न्यूट्रल स्टिमुली की कंडीशनिंग करवा के कोई भी बिहेवियर को मॉडिफाई करवाते हैं। और पेरेंट कंडीशनिंग में हम पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड के थ्रू कोई भी बिहेवियर को रिमूव भी करवा सकते हैं, कोई बिहेवियर को ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक्विजिशन फेज में जब हम स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक पे बात करते हैं, उस पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से हम कोई भी स्किल को डेवलप करवाएंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ और कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो उसके एग्जांपल में ही आता है कि अगर आप पिजन को कंडीशनिंग के थ्रू सिखाते हैं कि जब बेल बजेगी और वो जाएगा की उठा के लाएगा, तो ये उसकी कंडीशनिंग के थ्रू आपने उसमें एक स्किल ऐड की, तो ये एक्विजिशन फेज में ये होता है कि उसकी एक स्किल को डेवलप किया क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू। और पेरेंट कंडीशनिंग में ये होता है कि हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू हम उनके बिहेवियर में या उनमें कोई भी स्किल ऐड करवा सकते हैं। तो एक्विजिशन फेज में जो हम स्ट्रैटेजीज टेक्निक यूज़ करते हैं और ये दो तरह की होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और पेरेंट कंडीशनिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोल ऑफ पीएसटी। गोल्स ऑफ पीएसटी और स्टेजेस ऑफ पीएसटी ये दोनों सेम है। फर्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ पीएसटी, कि सेल्फ रेगुलेशन पीएसटी का अल्टीमेट गोल है। सेल्फ रेगुलेशन होता है क्या? सेल्फ रेगुलेशन एक इंसान की एक एबिलिटी है जिससे इंसान को अपने आप पे कंट्रोल होता है, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल होता है, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल होता है। उसको अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड है या इमोशनली डिस्टर्ब है तो उसको अपने रिएक्शन पे अपने आप पे जितना कंट्रोल होगा वो उसकी सेल्फ रेगुलेशन होगी। तो पीएसटी का मेन मकसद ही सेल्फ रेगुलेशन होता है। सेल्फ रेगुलेशन रिवॉल्व अराउंड 5 मॉडल थ्योरी गिवन बाय क्रिश्चियन बॉम 1984। सेल्फ रेगुलेशन 5 मॉडल थ्योरी के अराउंड रिवॉल्व करती है जो 1984 में क्रिश्चियन बॉम ने दी थी। दिस मॉडल बिगेन विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ये मॉडल स्टार्ट ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मीन्स दैट कि इंसान अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उसे डिटरमाइन कर सके, दैन उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो इस काबिल हो कि उसका सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इट इज़ नेसेसरी टू मेक कमिटमेंट फॉर हैंडलिंग द ऑब्स्टेकल। कि जब आप आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोई फ़ैसला करो, कोई कमिटमेंट करो, कोई प्लान करो कि आप किस तरीके से अपनी ऑब्स्टेकल को, अपनी हर्डल को हैंडल कर सकोगे। थर्ड है द प्राइमरी स्टेज ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज़ एग्जीक्यूशन।
जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लोगे, आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लोगे, आप कोई कमिटमेंट कर लोगे, दैन थर्ड पॉइंट आएगा एग्जीक्यूट करने का, कि जो आपने फैसला किया, जो आपने प्लान बनाया है, उसको आपने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। फोर्थ है, द फोर्थ स्टेप इज़ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ड्राइविंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज द सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। जो फोर्थ स्टेप है वो आपके इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, आपकी प्लानिंग है, आपकी स्ट्रेटजीज़ को मैनेज करना है सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट में, कि आपको आपकी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपको अपने इन्वायरमेंट में मैनेज करना है। आपको अपने इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंट जैसा भी हो, मतलब सोशली और फिजिकल इन्वायरमेंट जैसा भी इन्वायरमेंट हो, आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को उस इन्वायरमेंट में मैनेज करना है। फिफ्थ है, finally the generalization stage involves sustaining effort over time and extending behavior to new condition and setting। मतलब 4 पॉइंट तो ऐसे हो गया ना। फर्स्ट पॉइंट में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पॉइंट क्या है कि आपने कोई कमिटमेंट करनी है, थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूशन का, फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट का, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का, फिफ्थ है जनरलाइजेशन। इसमें यह है कि आपकी ये एक ऐसी स्टेज है कि इसमें आपकी एफ़र्ट जो है वो सस्टेन रहे, मींस कि एक तसलसल एफ़र्ट में तसलसल होता है ना। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको जैसा मर्जी इन्वायरमेंट मिल जाए, लेकिन आप इस काबिल हों कि आप उसको हैंडल कर सकें। ठीक है, जनरलाइजेशन मीन होता है कि आप हर तरह की सिचुएशन को, हर तरह के इन्वायरमेंट को हैंडल कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड है स्टेजेस की। स्टेजेस और गोल बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमने गोल में बात की कि फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का, सेकंड है कमिटमेंट का, थर्ड है एग्जीक्यूशन का, फोर्थ है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का, एंड फिफ्थ है जनरलाइजेशन का। उसी तरीके से स्टेजेस और गोल बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेज भी यही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, पार्टिसिपेंट अपनी को जो प्रॉब्लम आ रही है उसको डिटरमाइन करे, उसको आइडेंटिफाई करे, सेकंड में कमिटमेंट करे, कोई फैसला करे, थर्ड में उसको एग्जीक्यूट करे, फोर्थ में अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट करे, इन्वायरमेंट को मैनेज करे, एंड फिफ्थ में जनरलाइजेशन को जिस तरीके से जो मर्जी सिचुएशन मिल जाए वो उसको हैंडल करने के काबिल हो। नेक्स्ट स्लाइड है पीएसटी प्रोग्राम डेवलपमेंट की। पीएसटी प्रोग्राम की डेवलपमेंट किस तरीके से की जा सकती है। इसमें है डिस्कसिंग योर अप्रोच, असेसिंग एथलीट मेंटल स्किल, डिस्क्राइब टू पार्टिसिपेंट एक्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ पीएसटी सर्विस कैन बी प्रोवाइड। के पहले तो आप जो आपका एथलीट है उसकी असेसमेंट करें, उसकी मेंटल स्टेट की असेसमेंट करें, उसके बाद आप अपने पार्टिसिपेंट को, एथलीट को बताएं, उसे डिस्कस करें, उसे डिस्क्राइब करें कि उसे किस तरह की पीएसटी उसे प्रोवाइड की जाएगी। Explain the distinction between educational and clinical sports psychology consultant। कि उसे एजुकेशनल और क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दरमियान जो फ़र्क है उसका बारे में बताएं। साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग इज़ एन एजुकेशनल अप्रोच टू मेंटल ट्रेनिंग। के साइकोलॉजिकल पहले तो उसे फ़र्क बताएं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फ़र्क क्या है, फिर उसको बताएं, उसको डिस्क्राइब करें कि जो साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग है ये असल में एक एजुकेशनल अप्रोच है टू मेंटल ट्रेनिंग। कि मेंटल ट्रेनिंग की एक एजुकेशनल अप्रोच है। पीएसटी में हम सारी मेंटल जो उसकी ट्रेनिंग है उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक एजुकेशन अप्रोच है। एक्सप्लेन दैट इफ़ मोर सीरियस मेंटल प्रॉब्लम अकर, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, द स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कंसल्टेंट विल मेक रेफरल टू अ क्वालिफाइड थेरेपिस्ट और काउंसलिंग सेंटर। के फिर उसको बताएं, फिर उसको एक्सप्लेन करें कि अगर कोई सीरियस मेंटल प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज़ या ईटिंग डिसऑर्डर की, दैन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो कंसल्टेंट है वो रेफर करेगा उसे एक ऐसे क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास और काउंसलिंग सेंटर के पास। फॉर एग्जांपल अगर वो मतलब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, उसे वो छोटी मोटी मतलब प्रॉब्लम को साथ डील करना है, ठीक है। और अचानक कोई बड़ा डिसऑर्डर आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सटेंस अब्यूज़ या ईटिंग डिसऑर्डर, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता, तो फिर वो रेफ़र करेगा और एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करेगा, कि काउंसलिंग सेंटर के पास रेफ़र करेगा, जो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की या एक साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटिंग पीएसटी प्रोग्राम के पीएसटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवाने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट एक एथलीट कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है। फर्स्ट है बाय अटेंडिंग, इसमें है कि बाय अटेंडिंग टू सम कॉमन प्रॉब्लम दैट एथलीट कोचेस एंड कंसल्टेंट हैव इनकाउंटर इम्प्लीमेंटिंग पीएसटी प्रोग्राम यू कैन इन्हांस योर प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। कि अगर आप जब इन प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर लोगे, इन प्रॉब्लम को इसका डील कर लोगे, तब आप अपने प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो। फर्स्ट है लैक ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन मीन होता है आपका बिलीफ सिस्टम। अगर आपके पार्टिसिपेंट को, आपके क्लाइंट को आपकी ट्रेनिंग पे या आपकी थेरेपी पे यकीन ही नहीं है तो उसकी वो अफेक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको सबसे पहले अपने उस पीएसटी प्रोग्राम पे अपने पार्टिसिपेंट को यकीन दिलाना होगा। जब उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तब उसकी अफेक्टिवनेस भी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंड है लैक ऑफ टाइम। अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम रखा है ट्रेनिंग के लिए लेकिन पार्टिसिपेंट उसको सीरियस नहीं ले रहा, क्लाइंट उसको सीरियस नहीं ले रहा, तो अपने उस स्पेसिफिक टाइम में अपनी ट्रेनिंग को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो तब भी जो पीएसटी है उसकी वो इफेक्टिव नहीं होगी। थर्ड है लैक ऑफ स्पोर्ट नॉलेज। कि अगर आपके एथलीट में लैक ऑफ स्पोर्ट नॉलेज है, अगर उसको स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, अगर वो उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसे उसकी अपने एथलीट को, अपने कोचेस को बता नहीं पाता कि उसे किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो तब भी पीएसटी प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे पहले स्पोर्ट नॉलेज, इसमें इन तीनों को कॉमन प्रॉब्लम को सबसे पहले डील करना पड़ेगा, देन हम अपने पीएसटी प्रोग्राम के इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट आता है कि लैक ऑफ फॉलोअप। के अगर आपका जो क्लाइंट है, आपका जो पार्टिसिपेंट है, वो उसको जो आपने एक प्लान बनाया है उसको फॉलोअप भी नहीं कर रहा, तब पीएसटी प्रोग्राम किस तरह इफेक्टिव होगा। तो इसी तरीके से पहले इन चारों प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। स्पोर्ट नॉलेज में उनको नॉलेज एथलीट को दी जाएगी, उनकी जो उनको अगर नॉलेज होगी तो वो खुद ब खुद पीएसटी प्रोग्राम को हैंडल करेगा, उसको इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म करेगा। तो इधर हमारा फर्स्ट चैप्टर, मतलब फर्स्ट टॉपिक 11th चैप्टर कंप्लीट होता है।